हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान पर विमर्श की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे भारत में भाषा विवाद। यह आपके निबंध प्रश्न पत्र सहित संपूर्ण सामान्य ज्ञान और संपूर्ण भारत के वनडे पब्लिक सर्विस कमीशन की समस्त राज्य हिंदी बेल्ट से लेकर प्रत्येक बेल्ट की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जब राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट आरंभ कर दिया तो उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध पर फिर से बहस आरंभ हो चुकी है कि बाकी भाषा शेष भारतीय भाषा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका जन्म पहले हुआ है कि हिंदी भाषा का जन्म पहले हुआ है। इस चर्चा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खींचने का प्रयत्न किया, जबकि पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने भारतीय भाषाओं में बेहतर समन्वय स्थापित किया है। इस बात में भरपूर सही तर्क है और इस बात को सभी स्वीकार करते भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी रखा गया था। इसके अच्छे परिणाम भी मिलने लगे हैं। कुछ लोगों ने भाषा विवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घसीटने का तो प्रयत्न किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक मजबूत पक्षकार निकले, मजबूत दावेदार निकले। उन्होंने बड़ी तथ्यात्मक तरीके से अपने आप को भाषा विवाद से दूर रखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे को संघ का नारा और मंसूबा बताकर उसकी आलोचना शुरू की। यहाँ ये बताना उचित रहेगा कि संघ हमेशा से भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात करता रहा है। संघ के संघ चालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर सभी भारतीय भाषाओं की राष्ट्रभाषा मानते हैं। संघ अब भी यही मानता है और शायद लगभग मानता भी रहेगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वो क्षेत्रतावाद नहीं है, अपितु विविधता में एकता के स्वरूप को अपनाने की रही है। और रही बात हिंदू और हिंदुस्तान की, तो उसको लेकर स्वाधीनता पूर्व के लेखन को देखा जाना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व इस स्तंभ में मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक हिंदू को आधार बनाकर उनके कवि मन की पड़ताल की गई थी। स्वाधीनता के पूर्व हिंदी में अधिकांश लेखकों और जितने भी विद्वान थे उनकी विचारधारा की जांच परखा गया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद इससे जुड़े वामपंथी लेखकों ने पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर लेखन और मूल्यांकन को आरंभ किया। परिणाम ये हुआ कि हिंदू, हिंदुस्तान और भारतीयता को ओझल करने का खेल आरंभ हुआ। एक एक करके हिंदी के दिग्गज लेखकों की उन रचनाओं को जनता से दूर किया जाता रहा जिसमें हिंदी और भारतीयों को एक मानकर लेखन शुरू हुआ था। उन रचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर डालने और कूड़ेदान में डालने का एक षड्यंत्र भी रचा गया था। इनमें हिंदी और भारतीयों को एक बताया तो गया था, लेकिन वास्तव में ऐसी तथ्यों को तो स्वीकार नहीं किया गया था। इन रचनाओं की उपेक्षा की गई थी जिसमें मुसलमानों के लिए नसीहत थी। हिंदी के लेखकों को समग्रता में पढ़ने से उपरोक्त धारणा दृढ़ होती जाती है। प्रताप नारायण मिश्र की पढ़े, भारतेंदु को पढ़े, बालकृष्ण भट्ट को पढ़े, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़े या फिर प्रेमचंद्र से लेकर निराला और
शिव पूजन सहाय तक की गंभीर अध्ययन के बाद भी आपको कुछ न कुछ बिंदु ऐसा दिखाई देगा जो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं होती। भारतेंदु युग के लेखक जब ये लिख रहे थे तब तक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी नहीं हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र ने जब अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लिखी थी तब तो गांधी जी भी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आए थे। जन्म तो उनका हो चुका था लेकिन उन्हें एक नेता के रूप में ख्याति की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कविता का रचना वर्ष ठीक ठीक तो किसी को भी ज्ञात नहीं है। हो सकता है अगर हम शोध करें तो हमको जानकारी मिल जाए, लेकिन हमारे द्वारा इस प्रकार से किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं की गई है, तो हम किसी प्रकार के दावे को करना या दावे को अपना श्रेय लेना उचित नहीं समझते हैं। तो जब ये कविता उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र का निधन सन 1894 में हो गया था। जाहिर है कि उन्होंने ये कविता 1894 से पहले लिखी हुई होगी। हम इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि जब प्रताप नारायण मिश्र का निधन 1894 में हुआ तो उनके द्वारा जो भी कविताएं लिखी गई होगी तो 1894 से ही पहले लिखी गई होगी। अब इंसान मरने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता है और न ही मृत्यु के शैया पर बैठकर कोई कविता नहीं लिख सकता, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 1894 में जब प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले हो सकता है ये कविता लिखी गई होगी। ठीक, तो चहूँ जो साचो निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जपान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तभी सुधर है जन्म निदान तभी भलो करी है भगवान, जब रही है निज दिन ये बयान हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। इस कविता को मैं एक बार और पढ़ लूँ। चहूँ जो साचो निज कल्याण, चहूँ जो साचो निज कल्याण, चहूँ जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, तो सब मिली भारत संतान, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, जपो निरंतर एक जपान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तभी सुधरी है जन्म निदान, तभी सुधरी है जन्म निधान, तभी सुधरी है जन्म निधान, तभी भलो करी है भगवान, तभी भला करी हो भगवान, तभी भला करी हो भगवान। तो जब रही है निस दिन ये बयान, जब रही है निस दिन ये बयान, जब रही है निस दिन ये बयान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब अगर संघ की स्थापना के 3-4 दशक पहले ही हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक ऐसा लिख रहे थे तो उसको समझने की आवश्यकता है। हिंदी के पाठकों को बताने की भी कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करना अनुचित है। क्या इस तरह के लेखन को छुपाना बौद्धिक बेईमानी नहीं है? क्या ये पाठकों के साथ छल नहीं है? क्या ये तर्क दिया जाता है कि ये सब तो पुस्तकों में उपलब्ध है? बिल्कुल, तो सही बात है, बिल्कुल है। इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानिए कि ये सारी चीज़ें पुस्तकों में है। पर विचार इस बात पर होना चाहिए कि क्या ये सामाजिक और साहित्यिक विमर्श का हिस्सा है? मानते हैं इस बात पुस्तक में है, लेकिन क्या ये बात सामाजिक और साहित्यिक विमर्श का हिस्सा है? क्या स्वाधीनता के बाद हिंदी के आलोचकों ने प्रताप नारायण मिश्र की इस रचना पर विचार किया, विमर्श का हिस्सा बनाया? क्या मैथिली शरण गुप्त की हिंदी और भारत भारती में लिखी हुई पंक्तियों पर
आज के जनमानस ने कुछ तर्क सम्मत विचार की, दक्षिण भारत के लोगों ने बातचीत किया, या महाराष्ट्र मराठी बोलो वाले विचारधारा ने कुछ बात बोली? कुछ बात बोला है? बिल्कुल नहीं बोला। तो हिंदी के आलोचकों ने तो ये कह दिया कि मैथिली शरण गुप्त ने हाल ही की कविता और शैली मुसद्दस से प्रेरित होकर हिंदू लिखी, और जब इस बात की पड़ताल छानबीन की गई तो पता चला कि मैथिली शरण गुप्त ने हाल ही के मुसद्दस के उत्तर में हिंदू लिखी थी। हाली ने अपने इस काव्य में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक महानता को याद दिलवाया था। उनके इस काव्य को पढ़ने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने हिंदुओं के गौरवशाली अतीत का स्मरण किया था, जो हिंदू नाम के पुस्तक में सामने आया था। क्या इसकी बात करना अनुचित है? क्या स्वाधीनता के बाद हिंदी आलोचना की बेईमानियों की ओर संकेत करना गुनाह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखों को देखते हैं तो वहाँ हिंदू और भारतीय में अंतर नहीं मिलता है। जब वो भारतवर्ष की उन्नति की बात करते हैं तो उसमें स्पष्टता के साथ इस बात को स्वीकार किया जाता है, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी रंग, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संस्कृति, विचारधारा के क्यों ना हो, वह हिंदू है और हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का एक हाथ पकड़ो। इसी लेख में वह अक्रांताओं को भी चिन्हित करते हैं, बताते हैं कि मुसलमानों से भी कहते हैं, मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वो हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, क्योंकि वे जो मुसलमान बने हैं उनके पूर्वज हिंदू हैं, और कोई भी मुसलमान सऊदी अरब, मक्का, मदीना से नहीं आया है। इसलिए ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं की दिल दुखाने वाली हो ना करें। इस तरह की बातों पर विमर्श खड़ा करते हैं। दरअसल स्वाधीनता के पूर्व और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस तरह की बौद्धिक बातें खूब हो रही थी। हिंदी, उर्दू को लेकर भी बौद्धिक विमर्श हो रहा था। रचना का उत्तर रचना से दिया जा रहा था। प्रश्न यही है कि स्वाधीनता के बाद ऐसा क्या हो गया कि हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता की बातें कम होने लगी। बौद्धिक जगत में कथित गंगा जमुनी तहजीब के सिद्धांत को गाढ़ा करने का प्रयास किया गया। क्या ये पर्याप्त नहीं है कि जो हिंदू हैं वो हिंदू ही नहीं हैं, अपितु सहचार्य की भावना से रखने वाले सभी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भारतीय जनमानस के परिदृश्य में रहते हैं। सभी भाई हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जिस प्रकार से मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो की जो विचारधारा चली आ रही है, ये विचारधारा और विवाद भारत की विविधता और एकता, अखंडता को खंडित करने वाली है। और प्रत्येक जनमानस को हमारी भाषा बोलो, तुम्हारी भाषा छोड़ो, हमारी भाषा बोलो, तुम्हारी भाषा छोड़ो, इस विचारधारा से बच के रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का भी सवाल है, तो भारत सरकार को भी इस पर नियंत्रित करना चाहिए। तो ये जो बिंदु है, विचार है, ये आपकी हिंदी भाषा अनिवार्य प्रश्न पत्र से लेकर भारत की शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी
के अंतर्गत आती है। भाषा विवाद भारत में नया नहीं है। विवाद भारत के लिए बहुत पुरानी है। खास करके हिंदी का विरोध की जो बीमारी है वो भारत की कुछ दक्षिण भारत, पश्चिम भारत से सहित कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर सबसे बड़ा एक संक्रामक बीमारी है। और इस संक्रामक बीमारी को दूर करना का इलाज भारत के प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए। तो इसी चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड पर। तो एक नए चर्चा के साथ उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।